दोस्तों आइए हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के सेकंड पार्ट को अभी पढ़ना चालू करते हैं। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के सेकंड पार्ट को हम पढ़ना चालू करते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन होता क्या है? पॉल्यूशन में दिखाया गया, पॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। अनडिजायरेबल चेंज जो होता है फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज होता है एयर का, लैंड का और वाटर का और सॉइल का, तो उसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं। अब पॉल्यूशन अलग अलग एयर में होता है, वाटर में होता है और सॉइल में होता है। ये अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन होते हैं। पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? एजेंट्स दैट ब्रिंग्स आउट सच चेंजेस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। तो ऐसा एजेंट्स जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो पार्टिकल साइज जिसका 2.5 माइक्रोमीटर से होता है ज़्यादा, वो क्या होता, हार्मफुल होता है। ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया गया था? सीपीसीबी के द्वारा। सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये डिटरमाइन करा गया था कि पार्टिकल का साइज अगर 2.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा तो वो हार्मफुल होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर के जो कि याद रखना है। तो इन्वायरमेंटल एक्ट सबसे पहले कब आया था? इन्वायरमेंटल एक्ट आया था 1996 में, 1996 में आया था। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था? 1988 में। एयर पॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? एयर पॉल्यूशन एक्ट जो लगा था 1981 में। तो एयर प्लस नॉइज पॉल्यूशन जो ऐड किया गया तो 1987 में ऐड किया गया। जेएफएम कब लगा था? जेएफएम होता है, जेएफएम 1980 में स्टार्ट हुआ था। अब चिपको मूवमेंट जो कि अमृता राव स्टार्ट करी थी गढ़वाल हिमालयज में, उसको चिपको मूवमेंट गढ़वाल हिमालयज में 1974 में। और बिश्नोई देवी जो स्टार्ट करती थी वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड प्रोटेक्शन कब हुआ था? 1731 में। अब यहाँ से देखेंगे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का अलग अलग प्रिकॉशन। तो यहाँ पे देखेंगे ऑल बसेज ऑफ दिल्ली वेयर कन्वर्टेड टू रन सीएनजी बाई द एंड ऑफ 2002। तो जितने भी दिल्ली के बसेज हैं वो उसको 2002 में देखा गया कि जितने भी दिल्ली के बसेज हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया सीएनजी में 2002 के अंत तक। ठीक है। तो दूसरा बात है मॉनिटर प्रोटोकॉल एक्ट कब साइन किया गया था? मॉनिटर प्रोटोकॉल एक्ट जो है साइन किया गया था 1987 में, लेकिन इस इफेक्टिव हुआ 1989 में। तो ये इफेक्टिव क्यों हुआ था? इसको क्यों यूज किया था? फॉर इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। इसके वजह से मतलब इमिशन जो हो रहा था ओजोन डिप्लीशन में, इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन, तो इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन की वजह से ये सबको इफेक्टिव बनाया गया था। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट कब हुआ था? 22 सितंबर को। वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेटेड 29 जुलाई। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन होता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। बायोमैग्निफिकेशन होता है जब किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट होता है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, पास हो जाता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, उसको बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये फेनोमेना जो है ये वेल नोन है मरकरी और डीडीटी के लिए। ये जो फेनोमेना जो वेल नोन है मरकरी और डीडीटी के लिए, ये बायोमैग्निफिकेशन को काफ़ी बढ़ा देता है। तो कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इंक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल स्टार्ट एट। तो कंसंट्रेशन जो होता है डीडीटी का वो इंक्रीज होता है सक्सेसिव टॉपिक, हर टॉपिक लेवल के ऊपर बढ़ते जाता है कंसंट्रेशन डीडीटी का। तो ये स्टार्ट होता है 0.03 पार्ट्स पर बिलियन से और अल्टीमेटली पहुंच जाता है 25 पार्ट्स पर मिलियन तक। तो डिजीज जो कॉज होता है पॉल्यूटेड वाटर से वो है डाइसेंट्री, जॉन्डिस, कोलेरा, टाइफाइड। अब हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी कैन डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ऑफ द बर्ड्स एंड कॉज थिनिंग ऑफ द एग सेल्स एंड प्रीमेच्योर ब्रेकिंग। तो बताया जा रहा है कि अगर हाई मैच्योर हो जाता है डीडीटी का, हाई कंसंट्रेशन हो जाता है डीडीटी का, तो वो डिस्टर्ब करता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को, बर्ड्स के कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को, और ये कॉज करता है एक सेल को थिन बना देता है और प्री मैच्योर ब्रेक करवा देता है उसके एक सेल को। तो यूवी बीटा रेडिएशन के बारे में बताइए। यूवी बीटा रेडिएशन जो है वो डैमेज कर देता है। यूवी बीटा रेडिएशन जो है डैमेज कर देता है डीएनए और म्यूटेशन भी कॉज करवा सकता है। यूवी रेडिएशन जो होता है वो कॉज करवा सकता है एजिंग स्किन का, स्किन सेल्स का, और कॉज करवा सकता है स्किन कैंसर। तो इसके बारे में ध्यान रखना है, ये क्या क्या कॉज करवाता है, कौन कौन सी बीमारी, ये सब याद रखना है।
ठीक है। इन ह्यूमन यूवी बीटा रेडिएशन कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया एंड कोल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। अच्छा, तो ये बताया गया कि ह्यूमन में यूवी बीटा रेडिएशन जो है वो इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है कॉर्निया में, और इसको स्नो ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, स्लो ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, और कैटरैक्ट भी बोल सकते हैं। मॉनिट्रल प्रोटोकॉल का साइन किया गया था, कहाँ साइन किया गया था? कनाडा में। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक वेस्टेज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आर सीन टू डेवलपिंग electric waste of developed countries are sent to the developing countries like China, Pakistan and India। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है डेवलप्ड कंट्री का वो भेजा जाता है कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्री में, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया में। वेयर मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल एंड गोल्ड आर रिकवर्ड ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग प्रोसेस। जहाँ पे मेटल्स जैसे कि कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड, इसको रिकवर करा जाता है रिसाइकलिंग प्रोसेस में। रिसाइकलिंग जो होता है ओनली सॉल्यूशन फॉर द रिसाइकलिंग जो है ओनली सॉल्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का। एग्रो केमिकल्स एंड उसके इफेक्ट के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इन वेकअप ऑफ ग्रीन एवोल्यूशन यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड इनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम देखते हैं कि ग्रीन एवोल्यूशन जैसे ही चालू हुआ, तो मतलब स्टार्ट हुआ, तो उस समय इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का काफ़ी इंक्रीमेंट बढ़ गया, जिसके वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर गया। डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। तो उस समय डिग्रेडेशन हो गया, डिग्रेडेशन में इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मेंटेनेंस, सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। तो ये कॉज करवाता है क्या कॉज करवाता है? डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। तो एग्रोकेमिकल में पहला तो ये दिखाया गया। दूसरा, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट, पहला ये हो गया। दूसरा, ये डिग्रेड करवा देता है और इम्प्रॉपर रिसोर्स के यूटिलाइजेशन की वजह से सॉइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन होता है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द ओवर कल्टिवेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस। तो ये क्यों होता है ये सब बताया गया है। तो ओवर कल्टिवेशन की वजह से होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, मतलब जहाँ भी मतलब जो कैटल को नहीं भी मतलब घास खाना है या भी कुछ भी नहीं खाना है, फिर भी वहाँ भी छोड़ देते हैं खाने के लिए, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इस वजह से लैंड को प्रॉब्लम होता है। डिफोरेस्टेशन होता है पुअर इरिगेशन के वजह से, मतलब अच्छा तरीके से पानी ना मिलने की वजह से ये सब प्रॉब्लम कॉज होता है। तो वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लैगिंग इन द सॉइल। तो बताया गया है वाटर लैगिंग और सॉइल सैलिनिटी क्या होता है। इरिगेशन अगर हम करते हैं बिना प्रॉपर ड्रेनेज के, तो ये कॉज कर सकता है वाटर लॉगिंग सॉइल में। तो इसको ध्यान रखना है हमको, प्रॉपर ड्रेनेज का मैनेजमेंट करना है, तो इसके वजह से वाटर लॉगिंग कॉज नहीं होगा। तो अभी हम पढ़ते हैं आगे। द salts they deposited on earth crust on the land surface और start collecting roots of the plant। वैसा सॉल्ट जो डिपोजिट होता है अर्थ क्रस्ट में और लैंड सरफेस पे, वो स्टार्ट हो जाता है कलेक्ट होना प्लांट्स के रूट्स में। JFM क्या है? JFM में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि प्रोडक्ट देता है, जैसे कि फ्रूट्स, रबर, गम, ये सब प्रोडक्ट देता है लोकल पीपल को। तो इतना ही था हमारे हिसाब से। मैं ये पूरा डिटेल तो नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन इतना ही था इस चैप्टर का। शॉर्ट नोट्स था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर इतना पढ़ लेने पे काफ़ी अच्छा तरह से हेल्प हो जाएगा। ये चैप्टर काफ़ी अच्छे तरह से लर्न हो जाना चाहिए, मैंने जितना बताया है उसे, तो इससे बेहतर फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।